हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गति का नियम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोशन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और मोशन से रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट थे हमने सारा डिस्कस करा था। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम के बारे में। देखिए, सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया कि किसी पिंड में अपने स्थिति को बनाए रखने की क्षमता होती है, यानी कि कोई भी अगर पिंड हो तो वो क्या चाहता है कि अपना पोजीशन को बनाए रखे, चाहे वो जिस स्थिति में हो, चाहता है कि वो उसी स्थिति में बनाए रखे, यानी कि अपना पोजीशन को बनाए रखे। ठीक है, उसके आगे गैलीलियो ने बताया कि कोई भी पिंड विराम में हो तो वह विराम में ही रहना चाहती है, या एक समान गति से गतिमान हो तो उसी गति में चलते रहना चाहती है। तो आगे इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई पिंड विराम की अवस्था में हो तो चाहता है कि विराम में ही रहे, या फिर अगर एक समान गति से गतिमान हो तो चाहता है कि वो गति को बनाए रखे। और कोई भी पिंड का गुण इसी गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, और पिंड का इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व या फिर इनर्शिया कहते हैं। देखिए, समटाइम्स एग्जाम में जड़त्व ना देकर इनर्शिया ही से पूछेगा, या फिर इंग्लिश वर्जन रहेगा या फिर हिंदी वर्जन, इसलिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश का टर्म को भी थोड़ा ध्यान रखना है। तब देखिए क्या कहते हैं कि अगर कोई पिंड गति में हो तो वो गति को बनाए रखना चाहता है, या फिर विराम की अवस्था में हो तो चाहता है कि विराम की अवस्था में रहे, और पिंड के इस गुण को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है या फिर इनर्शिया कहा जाता है। आगे देखिए, इनर्शिया का परिमाप द्रव्यमान होता है, यानी कि जिस किसी बॉडी का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसके अंदर जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा कि अगर एक 10 केजी का पिंड है और एक 20 केजी का पिंड है तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा 20 केजी वाला पिंड में इनर्शिया ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा? इनर्शिया यानी कि जड़त्व ज्यादा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इनर्शिया यानी कि जड़त्व का प्रकार। तो देखिए, जड़त्व का 2 प्रकार होता है। पहला कौन है? तो गति जड़त्व, ठीक है, और दूसरा आपका है विराम जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर रेस्ट इनर्शिया। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गति जड़त्व, यानी कि अगर कोई भी पिंड एक समान गति से चल रही है तो चाहती है कि वो अपने गति को निरंतर बनाए रखे। क्या चाहती है? निरंतर गति को बनाए रखे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? किसी पिंड द्वारा अपने गति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को गति जड़त्व कहता है। ठीक है, कहलाता है। आगे अगर हम देखिए क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल में अगर पेश करेंगे तो देखिए, गतिमान वाहन अचानक रुकने पर यात्री का आगे की तरफ झुकना। देखिए क्या होता है कि अगर कोई बस या फिर कार स्पीड में हो, गति में हो, अचानक ब्रेक अप्लाई करने पर क्या होता है कि वहां के अंदर बैठे लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है? बॉडी जो है गति में रहता है और वो चाहता है कि निरंतर गति में ही रहे, जिसके कारण से ब्रेक अप्लाई करने से वो आगे की ओर झुकता है। वो चाहता है वो गति को निरंतर बनाए रखे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? तो गति जड़त्व का। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब यहाँ पे निकलता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो गतिमान वाहन से उतरते समय यात्री आगे की ओर गिरना। देखिए, जब कोई वाहन चल रहा है और उसमें बैठे लोग अगर वाहन का बिना रुके यानी कि चलते वाहन में वो नीचे उतरता है तो क्या होता है? आगे की ओर गिर जाता है, यानी कि पीछे ना गिरकर वो आगे की ओर गिरता है। वो ऐसा इसलिए होता है, वो चाहता है बॉडी की वो गति को बनाए रखे, इसीलिए वो थोड़ा देर गिरता है फिर वो रुक जाता है, यानी कि चाहता है वो गति को निरंतर बनाए रखे। और समटाइम्स कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई वाहन से, बस से या फिर कंडक्टर उतरता है तो क्या करता है कि जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसी दिशा में वो दौड़ने लगता है, फिर वो धीरे धीरे रुकता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वो कंडक्टर को चोट नहीं आता है या फिर ना वो गिरता है। ठीक है, आगे देखिए, एक समान गति से चल रहे वाहन में बच्चे द्वारा गेंद उछालने पर वापस हाथ में गिरना। मान लीजिए बस के छत पर कोई बैठा है और बस जो है वो एक समान गति से चल रही है और उसके ऊपर अगर गेंद फेंकने से क्या होगा कि अगर बस जो है वो एक समान गति से अगर चल रही है तो गेंद उसका वापस हाथ में ही आएगा। और ये कब होगा? जब वाहन जो है एक समान गति से चल रही हो। ठीक है, तभी ये ऐसा होगा। आगे देखिए, आगे क्या है कि त्वरण के समय
त्वरण के समय गेंद उछालने पर गेंद पीछे की ओर गिरना। देखिए त्वरण के समय गेंद उछालने पर गेंद जो होगा वो क्या होगा, पीछे की ओर गिरना। देखिए मान लीजिए बस के छत है, ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं, अब यहाँ से गेंद उछालने पर क्या होगा, गेंद ऊपर जाएगा। अब उससे क्या होगा कि यहाँ पे त्वरण यानी कि एकदम निरंतर गति बढ़ रहा है, ठीक है, वेग बढ़ रहा है, ठीक है। तो वेग बढ़ने से देखिए यहाँ पे आपको अगर निरंतर गति से चलता तो यहाँ आता तो क्या होता, बॉल यहाँ तक पहुँचता, लेकिन क्या होता है कि वेग में बहुत ज़्यादा तेजी होने के कारण से क्या होता है, यहाँ तक पहुँचता है, जिसके कारण से गेंद यहीं रह जाता है और गेंद बस यहाँ तक पहुँच जाती है और गेंद क्या होता है कि बस के पीछे ही गिर जाती है। तो क्या होता है, त्वरण के समय गेंद उछालने पर गेंद पीछे की ओर गिरना। अच्छा, इसी के उल्टा देखिए यहाँ पे क्या है, मंदन यानी कि रिटार्डेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं डी एसिलेरेशन। क्या कह सकते हैं, डी एसिलेरेशन। इस टाइम देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी बस या वाहन बहुत ही अधिक वेग में हो और ब्रेक अप्लाई के कारण से क्या होता है कि अचानक वो रुक जाती है। मान लीजिए बस यहाँ पे वाहन है, इसके ऊपर से कोई गेंद यहाँ पे फेंका और क्या होता है, ये बहुत ही अधिक वेग में होता है और ब्रेक अप्लाई के कारण से गाड़ी यहाँ होने के कारण यही रुक जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये बॉल जो होता है, ये बॉल, ठीक है, वो क्या होता है आपका आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, क्या होता है, आगे की ओर गिर जाता है। ये कब होता है, जब वाहन रिटार्डेशन यानी कि मंदन में हो, तब क्या होता है, गेंद आगे की ओर गिरता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा जो है क्या है, विराम जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर रेस्ट इनर्शिया। ठीक है, देखिए क्या है, विराम वाहन अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकना। देखिए क्या होता है कि जब कोई वाहन अगर विराम में हो और अचानक वो चलती है तो क्या होता है, लोग जो होते हैं पीछे की ओर झुक जाते हैं, यानी कि वो चाहता है कि विराम में ही रहे, लेकिन गाड़ी के चलने के कारण से क्या होता है, वो थोड़ा सा निकल जाता है और ये पीछे झुक जाता है। ये बॉडी चाहता है, ठीक है, कि वो अपना स्थिति को बनाए रखे, यानी अगर विराम में है तो विराम में ही रहे। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल एक और यहाँ पे है कि रजाई या कोट कंबल पर डंडे प्रहार से धूल का निकलना अलग होना। ठीक है, देखिए क्या होता है, रजाई पे ऊपर डंडा प्रहार करने से क्या होता है, उसके धूल कण निकलना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो विराम जड़त्व का। ये सब जो एग्जाम्पल बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है और पूछा है। देखिए आगे जो है, पेड़ की शाखा हिलाने पर फल तथा पत्तियां गिरना। ठीक है, पेड़ की शाखा को हिलाने से फल तथा पत्तियां गिरना, ये किसका एग्जाम्पल है, किसका यहाँ पे आपको यहाँ पे उदाहरण है, तो विराम जड़त्व का उदाहरण है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, ठीक है, तब देखिए सन 1867 ईस्वी में न्यूटन ने प्रिंसिपिया, ठीक है, नामक पुस्तक रचना में पिंडों की गति संबंधित 3 नियम दिए। ठीक है, तो किन्होंने दिया, तो न्यूटन ने अपने बुक, कौन सा बुक, तो प्रिंसिपिया में, ठीक है, उन्होंने कहा कि न्यूटन के प्रथम नियम में कि विराम की स्थिति में अगर कोई पिंड हो, कि अगर कोई पिंड विराम की स्थिति में हो या फिर एक समान गति में हो, तो वो अपने स्थिति को बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे। यानी कि अगर कोई पिंड विराम की अवस्था में हो, विराम में हो, तो विराम में रहना चाहती है तथा एक समान गति से गतिमान हो तो उसी गति में चलती रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे। तो देखिए यहाँ पे गैलीलियो ने सिर्फ कहा था कि अपनी गति में अगर पोजीशन को बनाए रखेगा, चाहे वो जिस पोजीशन में हो, विराम में हो या फिर वो गति में हो, सिर्फ इतना ही कहा था। लेकिन यहाँ पे न्यूटन ने एक शब्द और जोड़ दिया कि जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन प्राप्त होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दें कि देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन प्राप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो बल की परिभाषा न्यूटन की प्रथम नियम से प्राप्त होता है। आगे अगर हम बात करेंगे, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। ठीक है,
तो गैलीलियो ने दिया था, लगभग जो था वो न्यूटन्स का प्रथम नियम वो गैलीलियो ने डिफाइन कर दिया था। और यहाँ पे इसीलिए क्या कहा जाता है कि इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्या? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है, क्या बोलता है? किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण पिंड पर लगाए गए बल का सीधा समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा पिंड का द्रव्यमान का उल्टा समानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए कि अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन हमको अधिक लाना हो, देखिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ यानी कि ए का सीधा समानुपाती एफ यानी कि फोर्स, ठीक है, और ये फोर्स क्या हो गया? एक्सीलरेशन। देखिए कोई भी पिंड में अगर अधिक त्वरण लाना हो तो उसमें अधिक हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना फोर्स लगाएंगे उतना त्वरण आएगा, और जितना अधिक त्वरण होगा उतना ही अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्या है? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नीचे आएंगे, देखिए यहाँ एक्सीलरेशन त्वरण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m यानी कि अगर कोई भी पिंड का द्रव्यमान जितना कम होगा उसमें त्वरण अधिक उतना ही होगा। यानी कि अगर अधिक एक्सीलरेशन है तो ये यहाँ पे द्रव्यमान कम है, मास कम है। अच्छा, अगर मास अधिक है तो क्या है? एक्सीलरेशन कम होगा, क्योंकि अधिक मास होने पर त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कम होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और क्या होगा? उसमें एक्सीलरेशन कम मिलेगा। तो यहाँ देखिए त्वरण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उल्टा समानुपातिक यहाँ पे मास का है, ठीक है। यानी अगर मास अधिक रहेगा तो यहाँ पे त्वरण क्या होगा? कम होगा, ठीक है। क्या होगा? कम होगा। अगर मास है तो उल्टा यानी कि उल्टा समानुपातिक है, ठीक है। आगे देखिए बढ़ाएंगे, इसी चीज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 2 अगर मिलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीलरेशन बराबर F/m होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? kF/m, और वहां जहां पर k बराबर क्या हो गया? तो कांस्टेंट हो गया। क्या k बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो f को यहीं रहने देंगे और m को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर ma। क्या हो गया? F बराबर ma, जहां पे f को हम न्यूटन से डिनोट करेंगे और यहाँ पे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m बराबर हो जाएगा kg और ये बराबर एक्सीलरेशन का क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे जब हम बढ़ाएंगे तो देखिए इस नियम से जो है यानी कि न्यूटन्स के सेकंड नियम से बल को मापने का तरीका प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला नियम में क्या होता है कि डेफिनेशन प्राप्त होता है, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। किससे? तो न्यूटन के प्रथम नियम से। और न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है कि बल मापने का तरीका प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखते एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग पहले अगर 20 kg का पिंड में 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण प्राप्त करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, यानी कि हमको यहाँ बल मापना है, ठीक है, फोर्स मापना है। तब देखिए क्या दे दिया आपका? m दे दिया है यानी कि मास दे दिया है 20 kg, आपका एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण दे दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बोल रहा है कि आप बल निकालिए यानी कि फोर्स निकालिए। तो F बराबर देखिए, तो F बराबर सेकंड नियम से हम क्या निकाला यहाँ पे? तो F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma यानी कि मास गुणे त्वरण, यानी मास गुणे एक्सीलरेशन या फिर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। अब देखिए मास का वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो 20 kg है, ठीक है, और एक्सीलरेशन कितना है? तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो 80 न्यूटन। यानी कि कोई पिंड अगर 20 kg का हो और उसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करना हो तो कितना हमको बल लगाना पड़ेगा? तो 80 न्यूटन। तो द्वितीय नियम से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं कि बल को माप रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम पता कर पा रहे हैं कि कितना बल लगाने से कितना त्वरण आ पाएगा। तो यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन कि किस नियम से हम बल को मापते हैं? तो न्यूटन्स के सेकंड नियम से बल को मापते हैं। अगला हम बढ़ेंगे तो न्यूटन्स का तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई बॉडी पर जितना फोर्स हम लगाएंगे वो बॉडी उतना ही अपोजिट और इक्वल बराबर फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जितना क्रिया इस पे करेंगे वो बॉडी भी उल्टा और इक्वल प्रतिक्रिया करेगा।
ठीक है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया अलग अलग पिंडों पर कार्य करता है। यानी कि अगर कोई बॉडी को हम पुश कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो भी हमको पुश कर रहा है, यानी कि अलग अलग पे काम कर रहा है, वो हम पे कर रहा है, उस पे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे तो क्या होता है, न्यूटन्स के तृतीय नियम से बल की प्रकृति यानी कि नेचर की जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए ये सब जो पॉइंट्स है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रथम नियम से डेफिनेशन प्राप्त होता है, द्वितीय नियम से बल को मापते हैं यानी कि किसका इसका आपका परिमाण निकलता है कि कितना आप फोर्स लगा रहे हैं, और तृतीय नियम से यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से आपका बल का प्रकृति यानी कि नेचर या किस टाइप का यहाँ पे आपका यहाँ फोर्स लग रहा है ये पता चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो देखिए बंदूक द्वारा गोली का छूटना, जब भी अगर बंदूक को चलाता है तो गोली जैसे ही निकलता है तो बंदूक जो होता है पीछे की ओर फोर्स करता है। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो रॉकेट का उड़ना, देखिए रॉकेट ऐसे होता है, ठीक, रॉकेट के यहाँ पे ईंधन होता है, ईंधन जैसे जलता है तो फोर्स नीचे मारता है एकदम प्रेशर, तो क्या होता है ये रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। क्या हो रहा है, ये जो ईंधन है जलने के बाद इधर फोर्स लगा रहा है तो रॉकेट ऊपर जा रहा है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये कौन सा नियम है, तो न्यूटन्स का थर्ड नियम का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी पर चलना, तो देखिए पृथ्वी पर हम चल रहे हैं तो जितना फोर्स हम पृथ्वी को लगा रहे हैं उतना ही उल्टा फोर्स इक्वल फोर्स पृथ्वी पे हमको लगा रहा है, जिसके कारण से हम एकदम अच्छी तरह से चल पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम बात करेंगे तो सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं और इससे लगभग मोस्टली आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है सारे सॉल्व हो जाएंगे। और इसको कंप्लीट कराने के बाद सारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी लेकर आएंगे जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन से बनेगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।